हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 धूल को पढ़े, धूल के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो इसमें ख के पहले प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न था ख का, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को क्यों श्रेष्ठ मानता है। लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को क्यों श्रेष्ठ मानता है। ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था कि लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को इसलिए श्रेष्ठ मानता है कि क्योंकि यह धूल उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है और यहाँ कोई कृत्रिम प्रसाधन की चीज़ नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने कृत्रिम प्रसाधन की चीज़ों की निरर्थकता पर व्यंग किया है और कहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार है। और गोधूलि जो है वो गांव में होती है, शहर में नहीं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। प्रश्न दो है कि लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। इस प्रश्न में है कि लेखक ने धूल और मिट्टी में विशेष अंतर नहीं माना है। लेखक ने धूल और मिट्टी में विशेष अंतर नहीं माना है। उसके अनुसार मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है। उसके अनुसार धूल और मिट्टी में उतना ही अंतर है। जितना ही अंदर है जितना कि शब्द और रस में अंतर है। जितना कि शब्द और रस में जितना कि शब्द और रस में, देह और प्राण में, चाँद और चाँदनी में अथवा चाँद और चाँदनी में होता है। चाँद और चाँदनी में होता है। ठीक है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है।
जिस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी एक हैं, उसी प्रकार धूल और मिट्टी अलग अलग जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी जिस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी अलग अलग होते हुए भी जिस प्रकार ये अलग अलग होते हुए भी एक एक है, उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार धूल और मिट्टी अलग नाम होकर भी एक ही है। उसी प्रकार धूल और मिट्टी अलग नाम होते हुए भी एक है। उसी प्रकार धूल और मिट्टी अलग होते हुए भी एक है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा का नाम मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा का नाम और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। उसकी धूल से होती है। उसकी धूल से होती है। जीवन के सभी अनिवार्य सार तत्व मिट्टी में ही मिलते हैं। जीवन के सभी अनिवार्य सार तत्व अब इसके आगे का अंश मैं ऊपर लिखने जा रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए और मैं रब करने जा रही हूँ। आगे का अंश 2-3 पंक्तियाँ शेष बची हैं, उसको ऊपर लिखूँगी, ठीक है। आगे का अंश ऊपर लिख रही हूँ, शेष अंश इस प्रश्न के उत्तर में कि जीवन के सभी अनिवार्य सार तत्व जीवन के सभी अनिवार्य सार तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, जिन फूलों
फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं। प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं। वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। वे सब मिट्टी की ही उपज है। ठीक है, वे सब मिट्टी की ही उपज है। अब हम इसके आगे का आंसर करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें मिट्टी की देन माना जा सकता है। रूप, रंग, गंध, स्पर्श, इन्हें मिट्टी की देन माना जा सकता है। ठीक है, ये है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। अब तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। ये प्रश्न है कि ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। ये तीसरा प्रश्न है। अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 3। ठीक है, तीसरा उत्तर है तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के अनगिनत सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। ये है पहली पंक्ति। लिखिए कि ग्रामीण परिवेश में प्रकृति निम्नलिखित सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के अनगिनत
अनगिनत सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। अनगिनत सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला है कि ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े बच्चे धूल से सने दिखाई देते हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े बच्चे धूल से सने पले बढ़े बच्चे धूल से सने दिखाई देते हैं। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, यह धूल उनके मुख पर उनकी सहज पवित्रता को उनके मुख पर उनकी सहज पवित्रता को उनकी सहज पवित्रता को निखार देती है। पवित्रता को निखार देती है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है गांव के अखाड़ों में भी धूल का प्रभाव दिखाई देता है। गांव के अखाड़ों में भी धूल का प्रभाव दिखाई देता है। धूल का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ की मिट्टी तेल और मट्टे से सिंचाई हुई होती है। यहाँ की मिट्टी तेल और मट्टे से सिंचाई तेल और मट्टे से यहाँ की मिट्टी तेल और मिट्टी से सिंचाई हुई होती है। ये दूसरा पॉइंट है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा है ग्रामीण परिवेश में शाम में, ये गोधूलि के बारे में है कि ग्रामीण परिवेश में शाम को गाय के पैर से उठने वाली गाय और गोपालक के पैर से उठने वाली गोधूलि की भी सुंदरता के बारे में कवि ने वर्णन किया है। इसके इसकी अंतिम पंक्ति लिख लीजिए, जिसे देवता को चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे देवता को चढ़ाया जाता है। अब हम लोग इसका अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण परिवेश में शाम के समय ग्रामीण परिवेश
में शाम के समय ग्रामीण परिवेश में शाम के समय ग्रामीण परिवेश में शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के खुरों से उठती धूल। जंगल से लौटते हुए गाय के खुरों से उठती धूल। गाय के खुरों से उठती धूल गोधूलि की पवित्रता को प्रमाणित करती है। गोधूलि की पवित्रता को प्रमाणित करती है। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला पॉइंट लिखेंगे। सूर्यास्त के उपरांत बैलगाड़ी के निकल जाने के बाद सूर्यास्त के उपरांत बैलगाड़ी के निकल जाने के बाद उसके पीछे उड़ने वाली धूल रुई के बादल के समान दिखाई देती है। या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे। इसमें अगला पॉइंट है, हम लोग उसको लिखेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, मैं रब करने जा रही हूँ। आप इतना लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि ऐरावत हाथी के नक्षत्र की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे
चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों, चांदनी रात में, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि की कल्पना उड़ती चलती है, गाड़ियों के पीछे जो कवि की कल्पना उड़ती चलती है, जो कवि की कल्पना उड़ती चलती है वह शिशु के मुख पर धूल की पंखुड़ियों के समान सौंदर्य बनकर छा जाती है। वह शिशु के मुख पर धूल की पंखुड़ियों के समान, मुख पर फूल की पंखुड़ियों के समान, सौंदर्य बनकर छा जाती है। ये है। अब इसके बाद जो है एक पॉइंट और है। गांव के किसानों के हाथ पैर तथा मुंह पर छाई धूल हमारी सभ्यता को प्रकट करते हैं। एक पंक्ति और है कि गांव के किसानों के हाथ पैर तथा मुख पर छाई धूल हमारी सभ्यता को प्रकट करती है। एक पंक्ति और है, एक पॉइंट। इसमें हम लोग लिखेंगे गांव के किसानों के हाथ पैर तथा मुख, गांव के किसानों के हाथ पैर तथा मुख। अब अंतिम पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गांव के किसानों के इसमें लिखना है गांव के किसानों के मुख पे सौंदर्य, जो हाथ पैर तथा मुख में जो छाई धूल होती है वो हमारी सभ्यता को प्रकट करती है। ठीक है। हाथ पैर तथा मुख पर छाई धूल,
हमारी सभ्यता को व्यक्त करती है। हमारी सभ्यता को प्रकट करती है। इस प्रश्न का उत्तर अब पूरा हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।